Hello everyone, welcome to A1 classes. Let's get started. So today we will see different type of security forces in India, which include इंडियन आर्म फोर्सेज जिसमें आती है अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद आती है पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें आसाम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज। देखो दो आसाम पैरामिलिट्री फोर्सेज है 2011 से पहले उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, whichever forces will assist Indian armed forces that called the paramilitary forces। इसमें तकरीबन सारी की सारी क्वालिफाई कर जाती थी, लेकिन 2011 के बाद आर्मी की रिक्वेस्ट के बाद इंडियन होम मिनिस्ट्री एक काफी नैरो डेफिनेशन लेके आई। इसमें क्या होता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसका हेड मस्ट बी फ्रॉम आइदर इंडियन आर्मी और फ्रॉम इंडियन नेवी। ठीक है, तो उसके अंडर सिर्फ ये तीन ही क्वालिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है अपना सीएपीएफ। सीएपीएफ होता है जो इसका हेड होता है, इसका हेड एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी 6 की 6 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। ओके, जो सीएपीएफ में अपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी है। जो आर्म फोर्सेज है ये अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे आसाम राइफल पे ड्यूल ऑपरेशनल कंट्रोल है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी आती है। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज क्या है, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर आती है, यानी कि पीएम को रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट अपना इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का जो मेन फंक्शन है वो क्या रहता है कि एक्सटर्नल थ्रेट से टैकल करना और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उससे देश की रक्षा करना होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो आर्मी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेक्शन होता है। एक सेक्शन में अराउंड 10 आर्मी पर्सनल होते हैं और इसका हेड एक हवलदार होता है। नेक्स्ट अपना अपना प्लाटून। सेक्शन से मिलकर प्लाटून बनता है। प्लाटून में अराउंड 32 आर्मी पर्सनल होते हैं और इसका हेड एक जेसीओ होता है। जेसीओ एक्चुअल में होता क्या है कि जूनियर कमांड ऑफिसर होता है। और इसमें हवलदार और जो लेफ्टिनेंट है उसके बीच के जितने रैंक होते हैं वो सारे के सारे जेसीओ में होते हैं। इसमें सूबेदार, नायाब सूबेदार और सूबेदार मेजर आते हैं। नेक्स्ट प्लाटून से मिलकर कंपनी बनती है। कंपनी में अराउंड 120 पर्सनल होते हैं और इसका हेड या तो मेजर होता है या लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, जो उसमें सनी देओल जी ने जो रोल किया था वो मेजर कुलदीप सिंह का, वो क्या थे, वो एक मेजर थे और उन्होंने कंपनी को हेड किया था। ठीक है, कंपनी से मिलकर बनती है रेजिमेंट। रेजिमेंट में अराउंड 600 से 900 आर्मी पर्सनल होते हैं और इसका हेड एक कर्नल होता है। ठीक है, ब्रिगेड। ब्रिगेड रेजिमेंट से मिलकर बनती है और ब्रिगेड का हेड होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेड से मिलकर डिवीजन बनती है जिसको हेड करते हैं मेजर जनरल। डिवीजन से मिलकर कोप्स बनती है जिसका हेड होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और कोप्स के बाद आती है कमांड जिसका हेड होता है अगेन लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 7 कमांड है, 6+1 6 जो ऑपरेशनल कमांड है और एक है ट्रेनिंग कमांड। अभी देख लेते हैं कौन सी कहाँ पे है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये कमांड है टोटल। ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्ट कमांड और सेंट्रल कमांड। जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर चांडी मंदिर है। नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में है। सेंट्रल कमांड का लखनऊ में है। सदर्न कमांड का पुणे में है और इसके अलावा एक और कमांड है ट्रेनिंग कमांड जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में क्या है कि जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ फ्लीट सिस्टम है। इंडियन नेवी में हर नेवी में एक्चुअल में क्या होता है, फ्लीट सिस्टम ही होता है। इंडिया में दो फ्लीट है, एक ईस्टर्न फ्लीट और एक होता है वेस्टर्न फ्लीट जिसका हेडक्वार्टर वेस्टर्न फ्लीट का मुंबई में है और ईस्टर्न का विशाखापत्तनम में है। एक फ्लीट के अंदर आते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं, कैरियर डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्राइगेट होते हैं, सबमरीन होती है। ठीक है, और जो फ्लीट का हेड होता है वो रियर एडमिरल होता है। फ्लीट से मिलकर बनती है कमांड। इंडिया में टोटल अगर नेवी की बात करें तो 3 कमांड है, 2+1। दो ऑपरेशनल कमांड है, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड है सदर्न कमांड जो कि कोचीन में जिसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एयरफोर्स। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब एयरफोर्स में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही होंगे। उसके एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फ्लाइंग विंग होती है, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए और भी पर्सनल होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग विंग होती है। ओके, लेकिन अगर बात करें इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तो जो सबसे कम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एयरक्राफ्ट, जो सेक्शंस हो रहे, और उसमें होते हैं अराउंड 3 एयरक्राफ्ट होते हैं और जिसका हेड होता है वो करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है। सेक्शन से मिलकर बनती है फ्लाइट जिसमें 6 एयरक्राफ्ट होते हैं और उसका हेड होता है स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना जो फ्लाइट से मिलकर बनती है स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन में अराउंड 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये नंबर फिक्स ही हो, ये वैरी करता रहता है 12 to 24। और ये जो इसका हेड होता है, इसका हेड होता है एक विंग कमांडर।
स्क्वाड्रन 2 या 3 स्क्वाड्रन से मिलके बनती है, एक विंग होता है और उसमें एक हेलीकॉप्टर यूनिट भी होती है और एक बेस स्टेशन का सपोर्ट रहता है। और उसका जो हेड होता है ग्रुप कैप्टन होता है। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, जो अपने अभिनव जी थे, उनको विंग कमांडर से प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन बना दिया गया है। ठीक है, और विंग से मिलके बनती है कमांड। कमांड का जो हेड होता है वो होता है एयर मार्शल। और इंडिया में अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो टोटल 7 कमांड है, जिसमें 5 ऑपरेशनल कमांड, एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनेंस कमांड है। देखते हैं कौन सी कहाँ पे है। तो अगर ऑपरेशनल कमांड की बात करें तो एक ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्ट कमांड, सदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड है। और अदर्स में एक मेंटेनेंस कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, साउथ वेस्ट कमांड है, साउथ वेस्ट कमांड का जो हेडक्वार्टर वो गांधीनगर में है। और वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर अपने दिल्ली में है। ठीक है, जो मेंटेनेंस कमांड है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। और जो ट्रेनिंग कमांड है वो आती है अपनी बेंगलुरु में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड किस में आते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। और इसका जो अगर मेन फंक्शन की बात करें तो जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड का रहता है। आर्मी को असिस्ट करती है, आर्मी को असिस्ट करने के साथ साथ जो कस्टम अथॉरिटी है उनको भी असिस्ट करती है। पहले क्या होता था कि जब भी कोई स्मगलिंग की बात होती थी पानी के रास्ते, तो जो कस्टम अथॉरिटी है वो क्या था कि इंडियन नेवी को कॉन्टेक्ट करती थी। तो इस बात से बचने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया। और इसके अलावा इनका क्या-क्या काम रहता है? इसके अलावा रहता है इनका सेफ्टी प्रोवाइड कराना आर्टिफिशियल आइलैंड को, ऑफशोर टर्मिनल को, ठीक है? मरीन इकोलॉजी और मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। और एंटी स्मगलिंग को रोक ये के ऑपरेशन चलाते हैं। लॉ एनफोर्समेंट होता है, चाहे टेरिटोरियल वाटर हो या इंटरनेशनल वाटर हो। और साइंटिफिक डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। देखो, टेरिटोरियल वाटर और इंटरनेशनल वाटर होता है, जो बेसलाइन होती है, बेसलाइन से क्या होता है कि 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक होता है अपना टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद आता है 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद है 24 नॉटिकल माइल तक होता है अपना कंटिजियस वाटर। और 200 नॉटिकल माइल तक होता है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो जो टेरिटोरियल वाटर में क्या होता है कि किसी भी कंट्री के पास फुल राइट होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है वो यहाँ पे। ठीक है, 20 अगर 24 की बात करें तो 24 नॉटिकल माइल तक क्या है उसके पास टैक्स के राइट रहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल तक उसको क्या है कि जो पानी के अंदर मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन रहती है। 200 नॉटिकल माइल के आगे आता है हाई सी। हाई सी में अगर उसको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो जो यूएन की अनक्लोज है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट अपना स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो इसमें बेसिकली जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो क्या होते हैं कि जो तिब्बत के रिफ्यूजी थे, जो मतलब 1958 के अराउंड जब चाइना के एग्रेशन के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठनी स्टार्ट हुई थी, तो आर्मी पर्सनल जो रिफ्यूजी आए थे दलाई लामा के साथ, वो कितने थे? 80,000 से लेकर के 1 लाख पर्सनल थे। उन्हीं को मिला करके ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस बनी थी। ठीक है, और जो इनका मेन फंक्शन रहता है ये करते हैं कोवर्ट ऑपरेशन बिहाइंड द लाइन। ओके, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आगे जा करके कोवर्ट ऑपरेशन करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं, काउंटर टेररिज्म में हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी आर्मी के अंडर नहीं है ये एक्चुअल में, और ना ही ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रहता है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आती है। और जो ये रिपोर्ट करती है, ये जो इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस, उसको रिपोर्ट करने का काम करती है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ टाइम पहले तक इंडिया क्या है कि इसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करता था, कि मतलब ये है भी कि नहीं है। लेकिन गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडिया क्या है कि इसको खुल के एक्नॉलेज करने लगा है। इसका अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट 22 और विकास बटालियन। ओके, नेक्स्ट अपना बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। देखो, इंडिया का जो अभी मोटो है करंट का, वो है कि वन बॉर्डर वन फोर्स। इसलिए क्या है कि सिर्फ एक बॉर्डर पे मोस्टली क्या होती है कि एक ही फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। जैसे कि आसाम राइफल एक्चुअल में क्या है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज है। बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये क्या है कि सीएपीएफ है। और इनका हेड क्या था, बताया था हमने, वो था एक आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो आसाम राइफल है जो ये म्यांमार बॉर्डर है यहाँ पे डिप्लॉय रहती है। बीएसएफ बॉर्डर को कहाँ गार्ड करती है? जो अपनी रेड क्लिफ लाइन थी, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे काम करती है, इधर और इधर।
और एसएसबी है, ये है अपने नेपाल और भूटान बॉर्डर पे डिप्लॉय रहती है। इसके अलावा और इनका क्या काम रहता है, चेक करना इलीगल क्रॉसिंग को, यानी कि जो माइग्रेशन है उसको मतलब रोकने का काम करती है ये, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती हैं, और जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। और इसके अलावा जो स्टेट की फोर्स है उसको असिस्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, काउंटर इंटरजेंसी में हेल्प करती है। और इसके अलावा क्या करती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जब कभी हो जाए, या मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो वहां पे भी ये लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा दूसरी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज बच गई हैं, जैसे कि सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ अगर देखी जाए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, ये क्या होती है कि मोस्टली रेड कॉरिडोर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को असिस्ट करती है, काउंटर इंसर्जेंसी में हेल्प करती है। और मोस्टली क्या है, इनकी जो ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं ये सिक्योरिटी, जनरल इलेक्शन में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा बड़ी फोर्स है इंडिया में अगर देखी जाए तो। सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये क्या होती है कि जो गवर्नमेंट के की इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम है। आपने देखा होगा कि मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, पीएसयूज में और रिफाइनरीज वगैरह में सीआईएसएफ के जवान ही तैनात रहते हैं। इसके अलावा ये डिजास्टर मैनेजमेंट में इनकी एक यूनिट रहती है, और इसका जो हेड है वो कौन होता है, ये मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और इसके अलावा ये जो वीवीआईपी लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, किसके थ्रू, एसएसजी के थ्रू। एसएसजी इसी की यूनिट है, सीआईएसएफ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप। तो नेक्स्ट अपना एनएसजी। एनएसजी को बोलते हैं हम लोग जीरो एरर फोर्स, और जो इसके कमांडोज होते हैं वो उनको बोलते हैं ब्लैक कैट्स, और ये मोस्ट इलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट है। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1984 में आपको याद होगा भिंडरवाड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो अमृतसर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल में जो मतलब इंसर्जेंट घुस गए थे। तो उस टाइम पे ये जरूरत महसूस हुई कि इंडिया के अंदर क्या है कि टेररिज्म और जो मिलिटेंसी है उसको टैकल करने के लिए स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। तो उसके बाद से एनएसजी का गठन किया गया। ठीक है, तो ये इंडिया में क्या है कि काउंटर टेररिज्म और जो इंसर्जेंस क्या है, इंसर्जेंसी है, उसको रोकने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी कुछ अदर फोर्सेज हैं, जैसे कि एसपीजी के कमांडो आपने देखे होंगे, जिनका मेन काम क्या रहता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी है जैसे कि आरपीएफ है, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी। इसमें क्या होता है कि ये इंडियन रेलवे के अंडर होता है और रेलवे की प्रॉपर्टी और पैसेंजर को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक एनडीआरएफ होता है। एनडीआरएफ की जो टीम है 2005 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी थी। इसकी कोई अलग से नहीं है, लेकिन इसके में टोटल 13 बटालियन है, जिसमें 3 बीएसएफ की, 2 सीआरपीएफ, सॉरी सीआईएसएफ की, 3 सीआरपीएफ की, 2 आईटीबीपी, 2 एसएसबी और एक आसाम राइफल भी आती है। इसके अलावा भी कुछ अंदर फोर्सेज हैं, जैसे कि देखा जाए तो स्टेट पुलिस फोर्सेज है। ओके, अब बात करते हैं इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ की। तो एक ग्लोबल फायर पावर है जो कि हर साल इंडेक्स निकालता है, और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग है वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है मिलिट्री स्ट्रेंथ में। हमसे ऊपर कौन कौन है, हमसे ऊपर है सबसे पहले पे तो यूनाइटेड स्टेट है विदाउट ए डाउट, फिर रसिया आता है, उसके बाद चाइना है, इंडिया है, पांचवें पे जापान है, और फिर साउथ कोरिया है। ओके, तो ये हमने देखी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Thanks for watching. Have a nice day.